नड्डा जी का जो गड्ढा है उसको सपाट कीजिए। नड्डा जी जो है मतलब सबमिसिव और मीडियोकर आदमी तो हैं ही, सबमिसिव लोगों से एक क्षति होती है। आपको मज़ा तो आता रहेगा कि अरे अध्यक्ष मेरे कहने में है, वो स्वतंत्र नहीं है, हम उसको जो बोलेंगे वो करेगा, बढ़िया है। लेकिन ऐसे लोग जो है ना अपनी मीडियोक्रिटी के कारण आपको भी खींच लेते हो, आपको भी डुबाते हैं। वो बोल रहा है भाजपा भगवा नहीं है, तो क्या हो तुम? सब्ज झंडा हो चांद तारा वाला, क्या हो तुम? तुम्हारी आइडेंटिटी भगवा है, तुम्हारा बीज है भगवा, वहीं से तुम ऊपर उठे हो और वहीं से नड्डा के गले में ये कमल वाला फटका आया है। अमित मालवीय जैसे लोग, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता उसका, लेकिन नहीं लगाऊंगा, थोड़ी बहुत इज्जत है उसकी मार्केट में, वो बनी रहे। मैं जब शॉर्ट्स क्रिएट करता था जिसमें उसे लगता था कि ये उसके काम का है, तो उसको डाउनलोड करके जो 540 पिक्सल की घटिया क्वालिटी पे होती है, ग्रुप में डालता है कि इसको जो है शेयर करो हर जगह। जिन व्यक्तियों को आपने बोला कि ये उन्हीं में से किसी को बोल देते कि यार बढ़िया वाला फाइल मंगवा लो, मैं उनको भी दे देता। और आज तक तो आपसे पैसे नहीं लिए ना, तो आज भी नहीं मांगता आपसे पैसे। यार विदेशी कंपनियां आ गई, यार इजराइल की स्टोइक मीडिया ने जो है मेडल कर दिया। और किसको बता रहे हो ये? सत्ता में तुम हो। कि ध्रुव राठी तुर्की से कर रहा था, तो तुर्की से कर रहा था उसको ब्लॉक करो, उसको विड्रॉल करो अकाउंट इंडिया में। हमारे जैसे लोग कुछ लिखते हैं तो रैंडम जगह से आ जाते हैं कि इस पे जो है कहा गया है, हमारे पास आता है। तुम यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो, जब तक टॉप 2 प्रभावित नहीं होते हैं भाजपा के, सीधे उनके ऊपर कुछ नहीं जाता है, तब तक इनका पूरा मैकेनिज्म सोता रहता है। सैम पित्रोदा तो भाजपा में भी है, हम उनको अय्यर और सैम पित्रोदा को लेकर के चढ़ाते रहे। तुम्हारे यहाँ भी लल्लू सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि हम 2/3 बहुमत तो चाहिए, संविधान तो नया संविधान लाना है कि नहीं। प्रत्याशियों का घमंड और संभवतः पार्टी का भी घमंड, अरे हमको वोट नहीं दोगे तो किसको दोगे? राम मंदिर हमने बनवाया है। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से निवेदन है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं उनसे भी करवाएं। यदि आप हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे QR कोड है, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं तो पेट्रियन के माध्यम से, पेपाल के माध्यम से हमारा सहयोग कर सकते हैं। यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबाकर आप मेंबर भी बन सकते हैं। सदस्य बनने के कुछ पर्क्स हैं, हम कुछ वीडियो आपके लिए पहले रिलीज करेंगे, तो वो सारे पक्ष हैं। और भी हम सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी मेंबरशिप को जस्टिफाई किया जा सके। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम विपक्ष के साथ और सत्ता पक्ष के लोगों के साथ भी वार्तालाप करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि यह जो जीत है हमें हार जैसी प्रतीत हो रही है। भले ही सत्ता पक्ष जो है अब रविवार को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और फुल कैबिनेट के साथ करेंगे ऐसा कहा जा रहा है, और विपक्ष में जो लोग हैं वो अभी भी लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, इनको मैंडेट कहाँ मिला है, मैंडेट तो हमको मिला है, हम लोग जीते हैं, मोदी को नकार दिया गया, उसको कहाँ 272 सीटें भी आई। ये सब इसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करें। क्या वाकई विपक्ष जो क्लेम कर रहा है उसके नैरेटिव की जीत हुई है, या फिर ये बात उस तरह से है कि विपक्ष मोटरसाइकिल पर जाता हुआ वो लौंडा है जिसने हेलमेट नहीं पहना है और उसको हाथ दिया पुलिस वाले ने, वो थोड़ा सा स्लो हुआ और उसको मूर्ख बना करके आगे भाग गया बाद में स्पीड करके। और इस लॉ ब्रेकिंग को या फिर इस चालान को अवॉइड करने को विपक्ष अपनी जीत मानता है। कह रहे बचा लिए, गर्दा हो गया यार, और वो अपने दोस्तों के बीच ये सब बता करके प्रसन्न हो रहा है और दोस्त भी नाच रहा है, अरे गजब कर दिया तुमने। मुझे वही बात लगती है, क्योंकि जो कारण जो हम पहले इग्नोर कर रहे थे, मैं भी उसमें से शामिल हूँ। और हमारी स्थिति, कल ही मैं पुलकित से बात कर रहा था तो वो बोला कि हम लोग सर कहीं ना कहीं जिस तरह से 2019 के चुनाव के बाद शेखर गुप्ता की हुई थी कि वो बैठ करके बोल रहा था कि हम ऊपर ऊपर लगे रह गए कि मोदी के विकास की बातें सब ढकोसला है, कुछ भी नहीं है, और जब हम ज़मीन पे गए तो हमें दिखा कि घरों में सिलेंडर हैं, योजनाओं का लाभ मिला, ये सारा कुछ हुआ है। तो हम सिचुएशन को रीड करने में असफल रहे।
हालांकि भाजपा और एनडीए की जीत हुई है और वो अभी के नंबर्स की बात करें 303 के ऊपर लगभग जा रहे हैं। मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। कुछ इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने जोड़ा है और आगे भी बातें चल रही हैं। कल एक अफवाह यह भी उड़ी कि उद्धव ठाकरे को वापस जो है एनडीए के फोल्ड में लाने की चेष्टाएं हो रही हैं। कितनी सच्चाई है ये सब सूत्र के हिसाब से अपने मन से चलता है, और सूत्र तो अब जी न्यूज़ वाले चला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया और उनको हटाना जो है लगभग तय है, ये भी चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो सूत्र को हम रहने ही देते हैं। अब हमसे कहाँ चूक हुई कि हमें लग रहा था सोशल मीडिया पे जो ये लोग लगातार खटाखट टकाटक कर देंगे, संविधान हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे, हमें लगा कि यार सोशल मीडिया का माहौल ये बस ऐसे ही है, इसको कौन विश्वास करेगा। अब बात यह थी कि ये बात केवल डिजिटल फॉर्म में नहीं रही, ये फिजिकल फॉर्म में, चाहे गारंटी इनकी हो, उनका गारंटी पत्र जो है आप देख लीजिए, और ये गारंटी पत्र लाखों की संख्या में लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे मुसलमान हैं या दलित हैं, इन वोटर्स को दिया गया। उसके बाद एक और बात आई, दलितों को संविधान का पन्ना प्रिंट आउट करके दिया गया, उस पर अंबेडकर की फ़ोटो लगी हुई थी और उसमें कहा गया कि ये तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित करता है, लेकिन मोदी जो है इसी संविधान को नष्ट करना चाहता है। कोई भी दलित व्यक्ति, वो अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, वो अंबेडकर और संविधान ये दो शब्द अवश्य जानता है, उसको इसी से मतलब है, और वो इस बात को पत्थर की लकीर मानता है कि अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसी के कारण हमारा उत्थान संभव है। वैसे लोगों को फिजिकल फॉर्म में प्रिंट आउट दे करके कोई कह रहा है कि हटा देगा मोदी, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा। तो जो सोशल मीडिया पे हमें दिख रहा था और हमें लगा कि ये ऊपर ऊपर की बात है, नीचे में कुछ नहीं, तो उसका फिजिकल फॉर्म जो है वो ज़मीन पर भी होता हुआ दिखा, जिसके कारण ये जीत सदृश हार एक तरह से आप कह सकते हैं, या हार सदृश जीत कह सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा ये होती हुई हमें दिखी है। अब मैं कुल 27 बिंदुओं में और 4 बड़े बिंदुओं में अपनी बात रखूंगा, जिसमें पहला हिस्सा वीडियो का होगा कि इनका जो प्रपंच चला है या जो योजनाएं इन्होंने बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, वो चली, वो क्या थी। दूसरा है कि सोशल मीडिया को कैसे भाजपा ने बिल्कुल ही त्याग दिया था। तीसरा है कि ये भाजपा को रोना धोना जो है वो बंद करना चाहिए। वो अब ब्लेम कर रहे हैं कि उसने वोट नहीं दिया, 6 लाख वोट दे देते तो हम 60 सीटें और जीत जाते, फलाना जो है पुराने कार्यकर्ता को नकारा गया, ये सारी बातें। और चौथा है कि करें क्या अब, ये जो हुआ है, जीत तो गए, मोदी 3.0 भी आ रहा है, लेकिन करें क्या आगे। हम इस तरह की चीज़ें जहां सरकारी अधिकारी तक कांग्रेस के साथ मिलकर, सपा के साथ मिलकर भीतरघात करने में लगे हुए थे, इन सब को अगली बार यही अवसर प्राप्त ना हो, इसके लिए हम क्या करें, तो इन बिंदुओं पे हम चर्चा करें। पहला है कि इनका प्रपंच क्या क्या चला है। आरक्षण को लेकर याद होगा आपको कि पहले तो ये बोल रहा था कि ये लोग आरक्षण हटा देंगे, संविधान समाप्त हो जाएगा, इस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तो स्पिरिट ऑफ कांग्रेस और एक और कोई हैंडल था, उसने अमित शाह का वीडियो एडिट करके चलाया, जिसमें जो बात वो पीछे कह रहे थे उसको आगे कर दिया गया, और उससे भाव यह निकल करके आया कि वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। इससे पहले कि उसका फैक्ट चेक होता, इससे पहले कि कुछ और हो पाता, चाहे मोहन भागवत हो, अमित शाह हो, ये सब आके स्पष्टीकरण देने लगे, क्योंकि वो चुनाव का पीक था और ये प्लान बना रहे थे कि फिर से 7 तारीख को संभवतः दूसरे चरण का चुनाव था, तो ये प्लान बना रहे थे कि ये 6 तारीख को या 5 को फिर से यही काम करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये जेल तो गए, उठाए गए और वापस आ गए, फिर हुआ कुछ नहीं इनके ऊपर, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। वो एक अलग जो है वो समस्या है। ये चीज़ें एक बार जब आपके हाथ से निकल जाती हैं, ट्विटर से व्हाट्सएप में पहुंच जाती है, आप कितना भी स्पीच दे लो, आप कुछ भी कर लो, आपका मैकेनिज़्म उसी व्हाट्सएप के इनबॉक्स तक नहीं पहुंचेगा। और भाजपा का तो व्हाट्सएप का मैकेनिज़्म मैं जानता हूं, इनके अपने लोग, अपने लोगों के द्वारा भेजा हुआ ट्वीट या
लिंक कुछ भी नहीं पढ़ते, फॉरवर्ड तक नहीं करते। ये ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, होता जाता कुछ नहीं यहाँ पे। तो वो काउंटर ये नहीं कर पाए और लोगों में पहला बीज डाला गया कि होम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि आरक्षण जो है समाप्त हो जाएगा। दूसरा था संविधान को ख़त्म कर देंगे। ये राहुल गांधी का नैरेटिव था। वो किताब भी उसको, पहले वो किताब लेकर के नहीं घूम रहा था, बीच में फिर वो किताब लेकर के घूमने लगा। अब हमें पता चला है कि जब ये किताब लेकर के एक्चुअल में घूमने लगा तब जाकर के दलित समुदाय तक, तब तक वो प्रिंट आउट पहुंच गए थे और उसमें लिखा हुआ था कि संविधान खत्म होगा। अब वो सिंबॉलिकली भी दिखा रहा है कि ये संविधान है जिसको मोदी बदल देगा। ये सारा चल रहा था, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। हमने इग्नोर किया लेकिन उसका असर पूरी तरह से हुआ है। गारंटी पत्र बांटे गए। आपने जो मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले चर्चा की, जिसमें लिखा हुआ है कि 8500 रुपये प्रति महीने आपको दिए जाएंगे। ये हमारा गारंटी पत्र है, साइंड बाय राहुल गांधी। मुझे तो यह भी लगता है ये तो पोल कोड का वायलेशन भी है और कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इग्नोर किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन लोग इसमें शामिल थे इन सब का, कि ये रैलियों में भी इस तरह की बातें बोलना कि हम आपको इतना पैसा देंगे, मुझे तो लगता है आगे कानून बना करके ये सब बंद होना चाहिए। और आपने एक्चुअल में गारंटी कार्ड दिया कि हम आएंगे तो हो जाएगा, उसके बाद फिर लोग जो है लाइनों में लग गए अपना गारंटी कार्ड लेकर के कि हमारे पैसे कहाँ हैं। एक और समाचार बीच में ही चला दिया गया था, मुझे लगता है 7वें चरण के मतदान से पहले ही, कि कर्नाटक में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो पोस्ट ऑफिस में लाइन लग गई कि वो अपना पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रहे थे ताकि उनको जो है 8500 रुपये प्रति महीना आए। ये सारा चल रहा था। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर में बोला जा रहा था रैलियों में, ग्राउंड पे भी हो रहा था, जिसको भाजपा ने और इलेक्शन कमीशन ने इग्नोर किया। यह बात बड़ी ही विचित्र लगती है कि इस स्केल पे इस तरह के कार्ड बांटे गए और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भनक नहीं लगी। बूथ लेवल वर्कर होते हैं, जिस गांव में ये सब बांटा जा रहा है तुम्हारे पास एक पन्ना नहीं मिला। अब एमपी के एक मित्र हैं ट्विटर पे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी जानकारी साझा की कि बोली कि वहाँ पर भी ये चल रहा था, तो उन्होंने हज़ारों की संख्या में उसी तरह के पैम्फलेट छापे और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और मीडिया से कवर करवाया कि लोग जो है इसको कूड़े में फेंक रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब एमपी में ये हो रहा था तो उत्तर प्रदेश भाजपा क्या कर रही थी? ये प्रश्न पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश भाजपा शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा था और वहाँ के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? क्या उनको भी अपने प्रत्याशियों से जो निराशा थी उसको कैपिटलाइज किया गया? एक तो कल कोई विधायक है भाजपा का कन्नौज में, और उसने चिट्ठी लिख करके अखिलेश को ये दिया है कि आप बन गए, आपका अभिनंदन करता हूं, कितनी अच्छी बात है कि सपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है और बसपा का नगर पार्षद है। यही तो लोकतंत्र की सुंदरता है। और ये चरण वंदना जो है ये बहुत जगहों पे भाजपा के नेता करते पाए गए। एक अखबार की भी कतरन है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाजपा के जो नेता थे वो अपने फंड से सपा के लोगों के लिए काम करवा रहे थे। इस तरह से भी इंटरनल सैबोटाज वहाँ पे होता हुआ दिखा। अब इसको सैबोटाज कहना है या जो भी कहना है, बट ये होता हुआ दिखा है। एक और बात आई, ये सब कुछ गुजरातियों को दे रहे हैं। बनारस में ये बात हुई, अयोध्या में ये बात हुई कि ये सब गुज्जू को दे रहे हैं, गुज्जू को दे रहे हैं, गुज्जू आ रहा है सब लूट के जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है गुज्जू लूट करके भाई? ये भ्रांतियां फैलाई गई कि क्रूज जो है गुज्जू चला रहा है। तो किसने रोका था कि उत्तर प्रदेश वाले जो है जिनके पास पैसा है वो अपना क्रूज उतार दें? किसने कहा कि तो आप वाराणसी में जो होटल नहीं खोल सकते? ओपन टेंडरिंग सिस्टम होता है, आपको अगर कहीं पे काम मिला है किसी भी चीज़ का, चाहे अयोध्या में, यहाँ पे आप ज़्यादा पैसे दे करके बिड करो। और भारत का संविधान किसी को नहीं रोकता है कि आप कोई गुजराती जो है जाकर के बंगाल में या गुजराती जो जाकर के है उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर सकता, टेंडर नहीं ले सकता। ये बिहार और यूपी में
ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सब नेशनलिज्म नहीं है, मध्य प्रदेश में भी। इन सब जगहों पे क्योंकि भाषा सिमिलर है और उसको लेकर के एक अलग कि हम अलग रेस हैं, ये नौटंकी नहीं है, बाकी हर जगह है। मतलब कहीं अति प्रबल है जो कह रहे हैं हमें देश ही अलग दे दो, तमिलनाडु द्रविड़ नाडु कर रहे हैं, उधर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वहाँ पे है कि हम तेलुगु हैं, भारतीय हम बाद में हैं, हम बंगाली है, भारतीय बाद में हैं, हम कश्मीरी हैं, भारतीय है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो बिहार यूपी में ये नहीं था, वहाँ पर भी ये वाला जो है वो डाला गया कि ये गुजराती आकर सब कुछ लूट करके ले जाएंगे, और इस बात को आम जनता भी रिपीट करने लगी। तो इसका मतलब है ये योजना भी उनकी सफल रही। फेक न्यूज़ फैलाने पे इन्होंने बहुत जोर दिया। उस पर विजय पटेल है, उन्होंने पूरा एक, मुझे लगता है 100 से अधिक फेक न्यूज़ का लिस्ट बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे तो एक वीडियो डाल दे रहा हूँ जस्ट स्क्रॉल करते हुए कि कितने फेक न्यूज़ फैलाए गए थे। लगातार एक के बाद एक, मुझे लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया। संविधान को लेकर के तो कहीं पे मारपीट हो रहा है, कहीं दलित को कुछ कर दिया, इस तरह के समाचार जो है लगातार फैलाए गए और हर चरण के पहले ये फैलाए गए। अब फेक न्यूज़ की क्या समस्या है उसके साथ कि आप जब तक काउंटर करोगे तो आप काउंटर करने वाले कौन हो? आप राइट विंग के लोग, उनको अपने स्ट्रक्चर्स में इसको डालना होता है और वही बात उनके बड़े बड़े नेता कोट करके चलाते हैं। मान लीजिए कि सुप्रिया श्रीनाथ है, राहुल गांधी है, पवन खेरा है, जयराम रमेश है, ये लोग जब फेक न्यूज़ को कोट करके चलाने लगे कितने लोग देखेंगे? और जो काउंटर कोई कर रहा है, मैंने लिखा, विजय ने लिखा, हॉकाई ने लिखा, इन लोगों ने लिखा, इनको आज तक आपने देखा है कि अमित मालवीय ने या अमित शाह की टीम ने, नरेंद्र मोदी की टीम ने या किसी भी नेता ने, जो कोई सांसद है या मंत्री है, एकदम अपवाद आप हटा दीजिए, उसको छोड़ करके किसी ने भी उस फैक्ट चेक को प्रमोट किया हो? नहीं करते। भाजपा के अपने हैंडल ने, मैं मोदी और शाह छोड़ दीजिए, ठीक है वो नहीं करेंगे, उनकी टीम नहीं करेगी, करनी भी संभवतः नहीं चाहिए। राहुल गांधी इसमें कर सकता है क्योंकि वो अपोजिशन में है, उसको जो मिलेगा करेगा। कांग्रेस के हैंडल से हो रहा है प्रमोट फेक न्यूज़। आपने कब किया ऐसा? काउंटर को आपने प्रमोट नहीं किया। आपके पास पूरा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कहाँ थे आप लोग? तो ये भी मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक क्षति पहुंचाने का कारक बना था। हाँ, इनकी एक योजना जो है जिसकी बड़ाई मैं करूंगा वो है 1-on-1 लड़ाने की योजना। इन्होंने 27 पार्टियों ने जो संगठन बनाया और कभी लगा नहीं कि एक्चुअल में ये 1-on-1 योजना पे काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गठबंधन पहले भी हुआ था, राहुल अखिलेश पहले भी आए हैं और बुरी तरह से हार करके गए हैं, इस बार ऐसा क्या था? इस बार उनके वोट ट्रांसफ़र हुए और इस बार वो डेडिकेटेड थे कि भाई एक ही कैंडिडेट लड़ाना है और ये नहीं कि छद्म कैंडिडेट जो है वो खड़े हो रहे हैं, उनको बिठाना है। लगभग 30-40 सीटों पे बोला जा रहा है कि मायावती के कैंडिडेट्स को जितने वोट मिले उतने के ही अंतर से सपा जीती है भाजपा से, ऐसा भी है। और बहुत जगह वैसे यह भी है कि भाजपा भी उतने ही वोटों से जीती है। तो बसपा का एक फैक्टर था, आपका पुराना संबंध उनके साथ बहुत ख़राब रहा, ये सब हम जानते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि एक बार बसपा को कॉन्फिडेंस में लेने की चेष्टा की जानी चाहिए थी। उसको कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया गया और वो एक तरह से बहुत बड़ा फैक्टर बना। नॉट दैट कि दलित जो है सबके सब आप ही को वोट करते, बट सर्टेनली यदि 1-1.5% के वोट शेयर के कारण यदि आपको 60 सीटों का नुकसान हुआ है तो आपको भी जो 1-on-1 विपक्ष कर रहा है, आपको आगे के चुनाव में ये लेकर के चलना होगा, क्योंकि वो सीधा का सीधा 50% वोट कंसोलिडेशन देख रहे हैं वहाँ पे। और आप जो है, अगर कोई भी, मैं एकदम छोटे नहीं कि इंडिपेंडेंट लड़ गया और बहुत अच्छी पार्टी और बहुत समझदार पार्टी ये सब बना करके जो लोग लड़े थे वो नहीं कह रहा हूँ मैं। बसपा एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है, उसका एक वोट बैंक है, छोटा है लेकिन है।
ऐसे लोगों के साथ, जो छोटे छोटे दल होते हैं, जो जातियों को लेकर के बने हों, उनके साथ एक हद तक भाजपा ने किया, मतलब ये सारा कुछ हमें दिखा। बट बहुत सारे कारणों में एक कारण यह भी है कि आपको थोड़ा सा और कंसोलिडेशन करने की चेष्टा करनी चाहिए थी। तो ये तो इनके प्रपंचों की बात थी। अब दूसरा खंड है कि सोशल मीडिया को भाजपा ने त्याग दिया। मेरा एक ट्वीट भी है जिसमें मैंने लिखा था कि भाजपा को सोशल मीडिया की आवश्यकता नहीं है, और वो उस वक्त के आकलन के हिसाब से मुझे उचित लगा था। और मैंने कहीं ना कहीं इस कारण से वो बात लिखी थी कि ये इग्नोर कर रहे हैं, और इनका लॉजिक क्या है कि क्यों इग्नोर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अब भाजपा को पहले की तरह की आवश्यकता नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही पूरा माहौल बन रहा है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उस कारण से मैंने लिखा था कि इनके विकास के कार्य इतने हैं और ये लगातार सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। हर सांसद, हर मंत्री नरेंद्र मोदी का, मतलब सुबह उठता है 10-12 रीट्वीट सबसे पहले करता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। तो उससे एक चल रहा था। हालांकि ऐसा करने के कारण इनके सारे मंत्रियों के, आप देख लीजिए कि रीट्वीट की संख्या या रीच जो है मेरे जैसे व्यक्ति से कम है। इनके मंत्रियों के मिलियंस में मतलब फॉलोअर्स होंगे, और मेरे जैसे व्यक्ति से इनकी रीच कम है। 12 ट्वीट, 72 ट्वीट इस तरह से आ रहा है। कुछ मंत्रियों को यदि छोड़ दिया जाए तो सब ये करते हैं। तो मुझे लगा कि जब इतना विकास कार्य के बारे में बताया जा रहा है और इनको भी लगा कि लोग जानते हैं, सब चर्चा कर रहे हैं, सब विकास पे ही चर्चा हो रही है, तो हम एक्स्ट्रा पुश ना करें। आपने 71 समाचार पत्रों को, न्यूज़ चैनल वालों को, सबको इंटरव्यू दिया, जिसमें एक भी यूट्यूब का पत्रकार नहीं था। मेरी भाषा से आपको समस्या है, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भाषा संयमित होती है। वो मतलब यूट्यूब पे, बाहर में तो माँ बहन करते हैं, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते होंगे ये बात। फिर भी आपने पूरा का पूरा एक सेक्शन को इग्नोर किया, और उससे भी एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मोहभंग टाइप की स्थिति जो है बहुत लोगों में उपजी। हालांकि पूरा का पूरा जो यूट्यूबर्स का तंत्र है हमारे जैसे लोगों का, वो पूरे चुनाव के दौरान 1% आलोचनात्मक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके समर्थक नीचे आ जाते हैं कि अजीत जी आप मोदी जी को कमज़ोर कर रहे हैं। और हम भी यह मानते हैं कि चुनाव के समय में हमें अत्यधिक जो है, मतलब ठीक है, कभी कभी नैराश्य आता है जिसके कारण हम लिखते हैं कि ये क्यों कर रहा है, ये पागल वाली बात है। आपके नड्डा जी कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो कहना पड़ेगा ना, तो वो सब किया, बट ओवर्टली क्रिटिकल हम लोग नहीं थे। आपने इस पूरे के पूरे ब्लॉक को कंप्लीटली इग्नोर किया। अब क्या होता है कि मेन स्ट्रीम में जो भी चल रहा है, या आपके सोशल मीडिया पे, मान लीजिए कि यूट्यूब पे ही या ट्विटर पे, यहाँ पे जो आप लिखते हैं, बोलते हैं, वो चलता है, वो फाइनली यूट्यूब पे ही आना है उसको, और यूट्यूब से ही वो डिसेमिनेट होता है मल्टीपल जगहों पे, जिसके क्लिप्स काट करके वापस अन्य सोशल मीडिया पे जाते हैं, और वो यदि वायरल होता है तो फिर से उसको पिक किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। इस सिक्लिकल नेचर ऑफ सोशल मीडिया को भाजपा समझने में नाकाम रही, तो उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया कि नहीं भाई, अब हमें, मैं आईटी सेल पे कुछ नहीं बोलना चाहता, उसको मैं इग्नोर ही करूँगा। इनको लग गया कि बाकी लोग स्वतः ही हमारी सहायता कर रहे हैं, तो हमें उन्हें मतलब कुछ भी बोलने की, बताने की इसकी क्या आवश्यकता है, वो तो खुद ही कर रहे हैं। जो काम इन्होंने अपर कास्ट के साथ किया, कि इन्हें लगा कि अपर कास्ट जाएगा कहाँ, तो उसको अपीज क्या, उससे बात भी करना बंद कर दो, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है। उसी तरह सोशल मीडिया पे भाजपा के जो भी समर्थक थे, उनको इन लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर किया। ये अवश्य करते रहे अमित मालवीय जैसे लोग, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता उसका, लेकिन नहीं लगाऊंगा, थोड़ी बहुत इज्जत है उसकी मार्केट में, वो बनी रहे। मैं जब शॉर्ट्स क्रिएट करता था जिसमें उसे लगता था कि ये उसके काम का है, तो उसको डाउनलोड करके, जो 540 पिक्सल की घटिया क्वालिटी पे होती है, ग्रुप में डालता है कि इसको जो है शेयर करो हर जगह। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं इसके।
क्या तुम मुझसे नहीं मांग सकते थे? मेरे पास नंबर है, तो तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मुझसे मांगते मैं तुम्हें HD क्वालिटी में दे देता। तो आप छोटे हो जाते उससे। आप प्रवक्ता हो, आप नेशनल मीडिया सेल के हेड हो, उनके सोशल मीडिया के। आप यदि मांग लेते, आपको उतनी ही लज्जा आ रही थी, आप जिन व्यक्तियों को आपने बोला कि ये उन्हीं में से किसी को बोल देते कि यार बढ़िया वाला फाइल मंगवा लो, मैं उनको भी दे देता। और आज तक तो आपसे पैसे नहीं लिए ना, तो आज भी नहीं मांगता आपसे पैसे। मैं तो ये स्वतः अपनी प्रेरणा से करता हूं ये काम। आपने डिमांड दे करके तो वो स्क्रिप्ट मुझसे नहीं लिखवाए ना, तो फिर इसमें लज्जा कैसी? ये लोग वही करते रहे, मतलब चिरकुटों वाला काम कि कंटेंट उठाओ सबका। तो सारे लोग अजीत भारती नहीं है। बहुत मेरे मित्र हैं साथ के यूट्यूब के जर्नलिस्ट, वो बोलते हैं यार हम फ्रस्ट्रेट हो गए पूरे चुनाव के दौरान कि हम क्यों कर रहे हैं ये, हमारा कंटेंट चुरा करके बिना क्रेडिट दिए हर जगह पे शेयर हो रहा है। इससे क्या होता है ना कि धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी घटती है। वो उसी स्तर से आपके लिए माहौल बनाने के लिए या फिर आपकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए उसी डेडिकेशन के साथ कार्य नहीं करते, और इसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है। इससे आपको बहुत अधिक क्षति हुई है। आप आंख मूंद करके बैठे रहो, कोई बात नहीं, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन नंबर्स पे पड़ता है जो 240 हो जाते हैं। आपको काहे फर्क पड़ेगा? मीडियोकर लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ता, उनको वो 240 में भी खुश हैं कि यार पैर ही तो चाटना है, तलवे थोड़े चाट लेंगे और मंत्री जी के साथ लगे रहेंगे, तो फिर हमारा तो सेट है। 240 रहे, वीक कोलिशन हो जाए, उसमें जोड़ तो चल रहा है, वो तो ऊपर वाले जाने, हमें क्या, हम तो मीडियोकर लोग हैं, हम तो मस्त हैं। तो ये वाला एटीट्यूड लेकर के ये पूरा तंत्र इनका चल रहा था, जो भी IT सेल है फलाना ढिमका, तो इन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया। दूसरी चीज जो है, इन्होंने रैलियों में केवल और केवल सोशल मीडिया के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, केवल और केवल इन्होंने रैलियों की स्पीच का प्रयोग किया। मोदी जी ने ये बोला, कटा हुआ है, मोदी जी की टीम ने खुद काट के दे दिया, वो इधर उधर घूम रहा है। इसके इतर मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ढंग की बात जो है पूरे चुनाव के दौरान वो चली है। मोदी जी की स्पीच, मोदी जी का ये एक होता है ना कि और लोगों से आप बात करवाते हो कि और क्या बातें हैं जो नेता नहीं है, जो कोई ब्रांड एम्बेसडर ने, वो जो कोई कृति सनौन नहीं है, रणवीर सिंह जो है वो नहीं है, तो आप इनके इतर जो कॉमनर्स हैं उनके माध्यम से ये बात कहवा सकते थे, वो आपने नहीं कहवाई। आपने स्ट्रैटेजी बढ़िया बनाई थी कि नरेंद्र मोदी जो बात 5-7 मिनट में बोलते थे, उनको आपने नरेंद्र मोदी की हर स्पीच में अब आप देखेंगे कि वो बातें बिना कट के वो 1.5 से 2 मिनट में बोलते हैं एक इशू पे, जिसके वायरल होने के चांसेस होते हैं, और वो एक्चुअल में खूब शेयर भी किए गए। तो उसी पे ये खाली रिलाई करते रहे। तो भाई आदमी जो है, केवल नेता तो उस तक पहुंच ही रहा है, अब नेता क्या बोल रहा है, वो सही बोल रहा है या गलत, ये बात तो कॉमनर्स करेंगे। और कॉमन आदमी जब एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसी बात का विश्लेषण करते हुए या सरकार की नीतियों के बारे में बोलते हो, सोशल मीडिया के थ्रू कॉमन लोगों के प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है, जिनका विश्वास मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, नेताओं की रैलियों पे नहीं है उस तरह से, तो फिर वो वाला एस्पेक्ट जो है पूरी तरह से मिसिंग दिखा। कैंपेन मटेरियल, बाप रे बाप, मतलब इनका बहुत काटा है। जिस तरह से 2019 में कांग्रेस का काटा था, एक जापानी कंपनी थी संभवतः, भाजपा वालों का रॉयली कटा है इस बार। वो जो था ना, मतलब एपिक क्या बना दिया है यार, वो क्या थी, हाँ, एक दुल्हन का स्वयंवर वाला, वो वाला था, वो वाला करके, मतलब पान की दुकान पर ना इससे अधिक बढ़िया क्रिएटिविटी वाली चर्चा होती है। ये कानपुर के किसी बंदे को पकड़ करके दे देते, वो आपसे इस पूरी कंपनी से अधिक फनी और रेलेवेंट वो जो है मुझे लगता है कि ऐड बना देता, और पैसे भी करोड़ में तो मुझे नहीं लगता है कि लेता।
ये वही मतलब कि यार बना देते हैं, ये पूरा गठबंधन है और हम जो है अकेले हैं और ये जो है मैं दूल्हा बनूंगा मैं। यार ये कितनी सतही और छिछली बातें हैं। आपको क्या लगा कि आप 2-4-10 इन्फ्लुएंसर्स को 10,000 20,000 रुपया दे करके ये ट्वीट करवा लोगे, एपिक लिखवा करके, और वो जनता तक पहुंच जाएगा? पहुंचा क्या? सबको पता है गठबंधन हो रहा है, ठीक है, तो उसके अलग क्रिएटिव तरीके होते हैं। तो क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि कैंपेन मटेरियल में पूरी तरह से वो नदारद थी, जो कि भाजपा का स्ट्रॉन्ग सूट रहा है अभी तक का, सदैव ही। क्रिएटिविटी में ये बढ़िया कंपनियों को पकड़ते हैं और 2 महीने पहले से कैंपेन के गीत चलाए जाते हैं, सब कुछ चलाया जाता है। फिर इसमें यह भी बात है कि जब कैंपेन डिज़ाइन करने वाली कंपनियां आप ही के मंत्रियों की हो, उन्हीं के जीजा की हो, उन्हीं के भतीजे की हो, तो फिर क्रिएटिव गई तो अपनी माँ आगे आप जो है उसमें जोड़ लीजिएगा। पुराने वीडियो जो है इन्होंने निकाले सोशल मीडिया पे, जो पित्रोदा वाला और मणिशंकर अय्यर और ये वाला, तो ये एक मुझे लगता है कि ये सही काम सोशल मीडिया पे हुआ और ये स्टैगर्ड वे में लगातार होता रहा। मतलब राजीव गांधी के भी वीडियो आए, नेहरू के स्पीचेज निकले, इंदिरा गांधी के, वो सब निकले। तो ये एक एस्पेक्ट था जो आपने इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से या जो भी है आपकी टीम जो है, एक काम उन्होंने सही किया और उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिवली देखने को मिला और उससे अपोजिशन बैकफुट पे गया था। व्हाट्सएप पर कुछ भी नहीं पहुंचा, ना नैरेटिव पहुंचा, ना उसकी काट पहुंची। और व्हाट्सएप को इस बार मतलब आप 2019 में इसको एक्सप्लॉइट करने की सोच रहे थे और 2024 में विपक्ष ने फेक न्यूज़ डिसमिनेशन के लिए व्हाट्सएप का बहुत ही बढ़िया उपयोग किया उन्होंने, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इन सब चैनलों का। तो उस पर भी मुझे लगता है कि भाजपा को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तीसरा खंड है कि रोना कीजिए बंद। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आपके लोग जो है इधर उधर की, यार विदेशी कंपनियां आ गई, यार इजराइल की स्टोइक मीडिया ने जो है मेडल कर दिया और एआई, ओपन एआई वालों ने बताया कि अब एआई से जो है कमेंट्स जनरेट किए जा रहे हैं। किसको बता रहे हो? ये सत्ता में तुम हो, इसको रोकने का कार्य तुम्हें करना था। कहाँ रो रहे हो? बान की मून के पास जाएं हम, अंतोनियो गुतेरेस के पास, किसके पास जाएं? ये किसके लिए लिख रहे हो तुम? कि ध्रुव राठी तुर्की से कर रहा था, तो तुर्की से कर रहा था उसको ब्लॉक करो, उसको विठल करो अकाउंट इंडिया में। ध्रुव राठी प्रपंच फैला रहा है तो बोलो यूट्यूब को, और तुम ये कर सकते हो। जब ट्विटर को आप कह सकते हैं, हमारे जैसे लोग कुछ लिखते हैं तो रैंडम जगह से आ जाते हैं कि इस पे जो है कहा गया है, हमारे पास आता है कि फलानी पुलिस ने जो है आपको कहा है कि ये इसको देखा, विथल किया जाए, लेकिन हम विथल नहीं कर रहे हैं। कम से कम यूट्यूब से तो ये करवाओ। तो नहीं, वहाँ पे आपको जो है डर लगता है, पता नहीं। यूट्यूब आपके स्पॉन्सर्स होते थे कुछ समय पहले तक, फेसबुक भी, ट्विटर भी। मैं गया था मिलने एक से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे यूएस इंडिया ट्रेड डील जो है प्रभावित हो जाएगा। मतलब एक तरफ तुम विश्वगुरु, एक तरफ मोदी जी जाते हैं तो ये गर्दा उड़ा देते हैं, वो कर देते हैं। एस जयशंकर ने सबको चुप करा दिया। एक आपने ये इमेज बनाया हुआ अपना कि नहीं, यूएस कहता रहा कि नहीं यूक्रेन के तुम साथ खड़े जाओ, हम नहीं, हमने रूस से तेल खरीद लिया, कहते हो ना। दूसरे कहते हो कि यार वो यार यूएस की कंपनी है, उसको कैसे, मतलब तुम यूएस गवर्नमेंट को ना बोल सकते हो, यूएस की कंपनी को ना बोलने में तुम्हारी नानी मरती है, और तुम चाहते हो कि हम ये बात पे विश्वास कर लें। नहीं, तुम यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो, जब तक टॉप 2 प्रभावित नहीं होते हैं भाजपा के, सीधे उनके ऊपर कुछ नहीं जाता है, तब तक इनका पूरा मैकेनिज्म सोता रहता है। मोदी और शाह को टच मत करो। शाह के पुत्र का नाम लिए बगैर भी तुम कुछ ट्वीट नहीं कर सकते हो बीसीसीआई के बारे में। यह हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है भाई साहब। जब भारत पाकिस्तान का मैच था अहमदाबाद वाले स्टेडियम में, जहां पे बोला रंगारंग कार्यक्रम होगा बीच वर्ल्ड कप में, तो हमने उसकी आलोचना की कि इसका क्या मतलब है। हमने बीसीसीआई की आलोचना की और मुझे फ़ोन आ गए कि आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इस तरह से ये अच्छा नहीं लग रहा है।
तो अमित शाह, उनके पुत्र के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, ये 3-4 लोग जो है, इनको इनके बारे में जब तक कुछ नहीं नैरेटिव बनने लगता है, बाकी तो कुछ भी हो जाए, बाकी सरकार गिरा दो ना, हमें कोई मतलब नहीं है। ये स्थिति है आज के समय में। तो आप ये रोना गाना किसके सामने कर रहे हो? ये पूरी बात जो हो रही है, इसको मुझे लगता है कि ये बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। दिलीप घोष का एक ट्वीट देखिए, ये याद कर रहे हैं कि नहीं, वाजपेयी जी ने कहा था कि पुराने कार्यकर्ताओं को की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, चाहे 10 नए कार्यकर्ता जो है आपको उसके लिए बलिदान करने पड़े, मतलब उनको इग्नोर कर सकते हैं पुराने के लिए। बढ़िया बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। वाजपेयी जी ने कहा भी होगा और ये होल्ड भी करता है कि आप जो टर्न कोट्स को वॉशिंग मशीन वाला काम करके ला रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका कोई दीन ईमान नहीं है। और नंबर्स आप देख लीजिए कि कितने टर्न कोट्स थे जिन्होंने कंटेस्ट किया, और उसमें से स्ट्राइक रेट मुझे लगता है 33% भी नहीं है। 1/3 भी उसमें से लोग नहीं जीते हैं, सांसद नहीं बने, जो बाहरी पार्टी से आए थे और उनको जो है भाजपा ने टिकट दिया था। ये हुआ है। तो दिलीप घोष जी का ये ठीक है, लेकिन घोष जी ये बताइए कि वाजपेयी जी ने ये कभी कहा था कि गुटबाजी करो पार्टी में, जिस पार्टी को तुमने स्वयं खड़ा किया? ये भी तो नहीं कहा होगा ना। 2021 में आप क्या कर रहे थे? आपकी टीम के कुछ लोग मेरे संपर्क में थे और वो सीधा बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग जो है दिलीप घोष को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। मतलब 4 सीटें तुम्हारी विधानसभा में, और तुम एम कर रहे थे कि इस बार तो मुख्यमंत्री हम बना ही देंगे, और उस चक्कर में क्या किया कि इनकी कोऑर्डिनेशन जो है शुभेंदु अधिकारी की टीम से बिगड़ गई और मुकुल रॉय की टीम से बिगड़ गई, क्योंकि उन दोनों की भी टीमें चाह रही थी कि वो दोनों मुख्यमंत्री बने। घोष जी तो सो गए थे, मैं इंटरव्यू ले रहा था, ऑफ इंडिया में था उस वक्त। दैट गाय स्लेप्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू। आप ये भी नहीं कह सकते अजीत जी आपके प्रश्न बहुत बोरिंग रहे होंगे, वो सो गए होंगे, नहीं। मतलब इस तरह के लोग, इस तरह की बयानबाजी, बहुत सीनियर लीडर है। भाई संन्यास लो, हिमालय जाओ, ये क्यों मतलब पार्टी की फजीहत करवाने पे तुले हुए हैं? कुछ लोगों सही में कमंडल दे करके मोदी को कहना चाहिए निकलो यार, तुम लोग जाओ यार, वही गुफा के बगल में कोई गुफा ले लो, वहीं बैठो जा करके, दिमाग थोड़ा ठंडा करने की आवश्यकता है तुम लोगों को। प्रत्याशियों ने बूथ लेवल वर्कर्स को इस बार पैसे नहीं दिए। प्रत्याशियों की फंड मतलब कहाँ पे यूटिलाइज होती है, कहाँ पे खर्च होता है उनका फंड? इसी सब में ना, कि बूथ पे लोग जो जाएं, तो जो बूथ के लिए लड़के दौड़ते हैं, पानी पिलाएंगे, जूस देंगे, लोगों को बुलाएंगे, ई रिक्शा करेंगे, ये सारा का सारा मैकेनिज्म एब्सेंट था मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत ही सारे जगहों पे पूरी तरह से एब्सेंट दिखा। वहाँ पे मतलब मैं तो बार बार बता रहा हूँ, मैं अपने गांव में था, 1 महीने रुका हुआ था, एक भी दिन एक भी भाजपा का कार्यकर्ता हमारे यहाँ नहीं आया। कम्युनिस्ट पार्टी का आया, जनसुराज पार्टी का आया, भाजपा का नहीं आया। कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी, एक पानी पिलाने वाला नहीं था उस प्रचंड गर्मी में 13 मई को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो वोट देने जा रहे हैं उनको पानी की आवश्यकता है, फलाने करना नहीं चाहिए, लेकिन जिस पार्टी को सत्ता में आना होता है वो इसके लिए प्रयास करती है, वो ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती है। वहाँ जूस की बोतलें होती हैं, समोसा होता है, पानी होता है, बहुत जगहों पे दिखा, भाजपा वाले भी कर रहे थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर जगह नहीं, लेकिन कई जगहों पे जहाँ इनका थुथुन जो है रगड़ दिया गया है, वहाँ पे ये दिखा है कि वो वहाँ पे एब्सेंट थे। ऐसे कई प्रत्याशियों की बात कि ये कमरे में बंद हो जाते हैं, 4-5 लोगों से ही मिलते हैं, हम नेता हो गए, हम तुम लोगों से, छोटे कार्यकर्ताओं से क्यों मिलें? जीतने के बाद भी ऐसे नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन तक करने के लिए, स्वीकार करने के लिए नहीं गए, कोई बातचीत नहीं हुई। ये घमंड आज भी है इनमें, और इस घमंड का मुझे लगता है कि समापन होगा, शीघ्र ही होगा। इन जैसे गिरिराज सिंह जैसे लोगों के का घमंड मुझे लगता है कि चूर होना अत्यावश्यक है। वैसे भी उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ, वो इस बार क्यों चुनाव लड़ा है मुझे यही समझ में नहीं आता है। खैर चलिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
सैम पित्रोदा तो भाजपा में भी हैं। हम उनको अय्यर और सैम पित्रोदा को लेकर के चढ़ाते रहे। तुम्हारे यहाँ भी लल्लू सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि हम 2/3 बहुमत तो चाहिए, संविधान तो नया संविधान लाना है कि नहीं। बदलना में तो आप खेल सकते थे कि अरे संशोधन तो होता है, संविधान तो बदलने के लिए बनाई है, लेकिन वो बोला कि नया संविधान लिखने के लिए उसको चाहिए, और इन्हीं बातों को भुनाया गया। एक और संभवतः अनंत हेगड़े हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि हमें संविधान बदलना है, 2/3 मेजॉरिटी इसके लिए चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ना, वो सैम पित्रोदा फैक्टर जो है आपके यहाँ पे भी है, तो उसके ऊपर आपको भी सोचना चाहिए। प्रत्याशियों का घमंड और संभवतः पार्टी का भी घमंड। अरे हमको वोट नहीं दोगे तो किसको दोगे? राम मंदिर हमने बनवाया है, और इस चक्कर में प्रचार तक करने नहीं गया आदमी। मतलब कम से कम एक कहता है ना कि यार सांसद बनने के बाद तुम 5 साल नहीं गए, वह भी अक्षम्य ही है, लेकिन उससे बड़ा अक्षम्य अपराध यह है कि तुम प्रत्याशी हो और तुम वोट मांगने नहीं गए, और तुम्हारे इस तरह के स्टेटमेंट है देना है तो देना, वोट नहीं तो मत देना। क्या हो जाएगा? ये घमंड मुझे लगता है कि दिस ऑल्सो पिंड भाजपा डाउन इन मेनी प्लेसेस। बहुत जगह पे इस तरह का घमंड दिखा, और कई जगहों पे मतलब जो सवर्ण जातियां हैं वो बिना काम का अपना वो उदास चल रही हैं कि हमारे लोगों को ये नहीं दिया, तुम्हारे लोगों को ये नहीं दिया। ये उनका चल रहा है रोना गाना कि हमारे सांसद नहीं, जबकि इनकी जितनी पॉपुलेशन है उससे अधिक लोग इनके सांसद और मंत्री होते हैं, हर जगह पे डिस्प्रोपोर्शनेटली हैं, फिर भी इनको चैन नहीं है। तो इसी पे हमारे एक मित्र हैं देवांशु झा जी, फेसबुक पर उन्होंने बड़ा अच्छा आलेख लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण, भूमिहार और ठाकुर, इन तीनों लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए किसी भी पार्टी को। भाजपा टिकट ना दे इन लोगों को, इन तीनों जातियों को हटा दो, जिनकी 85% जनसंख्या है उनको दो बाय रिप्रेजेंटेशन, वो लोग कम से कम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। इन लोगों ने इस चुनाव में दिखा दिया है कि ये लोग नहीं खड़े रहने वाले। ठीक है, पार्टी की अपनी गलतियां होंगी, लेकिन इस तरह से एक्सट्रीम्स में जा कर के सोचना वो भी मुझे लगता है कि विनाशकारी ही साबित हुई है। हम इसका लिमिटेड ही सही पर इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। गुजरात में नहीं हुआ इम्पैक्ट, मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ, राजस्थान में थोड़ा बहुत कुछ सीटों पे हुआ, वेस्टर्न यूपी में हुआ। उसके बाद छठा बिंदु जो है वो है कि टिकट देने में फीडबैक नहीं लिया गया। इसमें जैसे कृपा शंकर सिंह, ये सबसे ऊपर आता है, ये नाम सबसे ऊपर इसलिए आता है क्योंकि ये व्यक्ति इस तस्वीर में मुंबई टेरर अटैक, भाजपा की साजिश, आरएसएस की साजिश, इसमें पुस्तक का विमोचन कर रहा है। इस व्यक्ति को जौनपुर से टिकट दिया गया, सब ने मना किया। जब दिया टिकट तब भी मना किया कि भाई काट दो टिकट, नहीं कटा टिकट और दे दिया गया टिकट। इसके विपरीत जिस व्यक्ति को टिकट देने की बातें हो रही थी उसने राम मंदिर में ठीक ठाक डोनेशन किया, परोपकारी आदमी है, बढ़िया बिजनेसमैन है, उसकी मतलब उसको अगर मिल जाता तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होता। ये तो मैंने एक जगह की बात बोली। कई जगह पे मित्रता सिस्टम जो है वो लागू किया गया, कार्यकर्ताओं का फीडबैक नहीं लिया गया। जो एक मैकेनिज़्म होता है कि लोकसभा क्षेत्र के जहाँ के प्रत्याशी हैं वहाँ के कार्यकर्ता फीडबैक देते हैं कि कौन कौन है प्रत्याशी, किनको आप दे रहे हो, उनसे फीडबैक मंगाया जाता है, और उसके बाद फिर स्टेट यूनिट जो है उसको आकलन करती है कि आदमी कैसा है नहीं है, उसके बाद फिर सेंट्रल तक जाता है और फिर जो है उन नामों पे मुहर लगते हैं। इस बार उस तरह का बताया जा रहा है कि नहीं हुआ। अब भाजपा वाले जो है बेहतर बताएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे जगहों पे जो वॉशिंग मशीन और टर्न कोट से इधर उधर से ला करके पैराशूट जो करवाए गए थे, उन लोगों को टिकट देने से अपने ही कार्यकर्ताओं में एक उदासीनता आई कि यार किसको दे दिया, आप किसके लिए कैंपेन करें। कल तक जिसको गरियाते थे, लड़ते थे, उसके लिए कैंपेन करें, तो वह भी एक उदासीनता आपको देखने को मिली। और सातवां जो है बिंदु जिसके लिए लोग रो रहे हैं वो ये है कि अधिकारियों ने भीतरघात किया। जैसे मैं नोएडा में लंबे समय से हूँ, मतलब पहले दिल्ली में था 16 साल, उसके बाद नोएडा आया हूँ। यहाँ पिछले 4 वर्षों में मैंने यह देखा है कि जब से
जो ही चुनाव पास में होते हैं, जैसे 2022 का चुनाव था, सर्दियों में लाइट जाती थी, लगातार फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते थे, लगातार 2 घंटे पे 3 घंटे पे 2-2 घंटे के लिए काट देते थे। नोएडा जैसी जगह में कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ स्टेबल है, काट दिया जाता। पावर मिनिस्टर कौन था? कोई AK शर्मा है, जो मोदी जी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। उस तरह के लोग क्यों कर रहे थे? अपने मोटिवेशन से कर रहे थे, कहीं की टीम उनको ये करवा रही थी। मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी भी वो पावर मिनिस्टर हैं और अभी भी, अब 26 अप्रैल को संभवतः नोएडा में वोटिंग थी, हाँ अप्रैल में ही थी, तो मैं तो यहीं पे हूँ और लगातार पावर कट्स होते रहते थे, आज भी हो रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो, मतलब मेरी पत्नी मेरा उपहास करती है जब मैं उनको बोलता हूँ कि भारत जो है पावर सरप्लस कंट्री है, बोलते हैं लो पावर सरप्लस कंट्री, तुम्हारा ना AC चल रहा है, ना तुम्हारा मतलब कितना इन्वर्टर ले आओगे इस प्रचंड गर्मी में। ये स्थिति किसने बनाई है? ये तो एक तरह का हो गया कि एक सुविधा देने में ये लोग जो है कैसे भूल कर रहे हैं और जानबूझकर के साबोटाजिंग चल रही है। अब किसके लिए चल रहे भगवान जाने, लेकिन हो रहा है। वोटर जो है वो नाराज़ हैं। लखनऊ के बारे में मुझे याद है किसी ने ट्वीट किया था, वो ट्वीट मिलेगा कि नहीं, उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि भाई विकास का तो ऐसा डंका बज रहा है कि लखनऊ में जिस दिन वोटिंग थी उसकी पिछली रात पावर कट्स हुए हैं और लंबा पावर कट हुआ है और किसी को चिंता नहीं है इस बात की। कल परसों योगी जी की मीटिंग हुई है और संभवतः उनके हैंडल से भी और मीडिया में भी ये दिखा है, उन्होंने कहा कि पावर कट्स तभी हों जब अत्यावश्यक हों, चाहे वो रूरल एरिया हो या शहरी। ये सारा कुछ हुआ है। और भी सरकारी अधिकारी थे, बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने धांधलियाँ की हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। उन्होंने ब्राइब्स लिए हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। बूथ मित्र जो होते हैं, जिनको चिट बांटना होता है, इन लोगों को विपक्षियों ने जो है खरीद लिया एक तरह से, और उन लोगों ने नाम, चिट, स्लिप ये सब दिए नहीं। लोग पहुंच रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपका नाम ही यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, आप अगले बार वोट दीजिएगा। ये सारा भी कांड हुआ। तो ये सरकारी अधिकारियों पे मुझे लगता है कि नकेल कसने की आवश्यकता है। अब चौथा जो खंड है वीडियो का वो यह है कि करें क्या। इस करें क्या में जो सबसे पहला मुझे लगता है वो है कि जो आपके कभी नहीं हो सकते उनका अपीजमेंट आप बंद कीजिए। आप गुरुद्वारे जाते हैं, माथे पे पगड़ी बांधते हैं, कई बार गुरुद्वारे जाते हैं, पंजाब में रापना है, पुराना रिश्ता रहा है, बहुत बढ़िया है, रहा होगा। ये बातें अब बोलने लायक नहीं रही। स्नेह यात्रा, तृप्तिकरण, इससे कुछ भी आप अचीव नहीं कर रहे हैं। उनके हाथ में कोई गारंटी कार्ड दे देता है, वो उधर चले जाते हैं। महाराष्ट्र में कोई सम्मेलन होता है, वहाँ खुल के बोला जाता है कि तुम्हें उस किसी भी व्यक्ति को वोट करना है जो मोदी को हरा सके। दूसरी बात जो है इसमें वो ये है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जगह और जो तुम्हारे जान पहचान के लोगों की कंपनियां हैं वो भी एक तरह की अपीजमेंट ही है, अपने लोगों का तुष्टिकरण ही है। उसको त्यागो और जो एक्चुअल क्रिएटिविटी है, जो एक्चुअल क्रिएटिव लोग हैं या एक्चुअल संस्थाएं हैं जो यही कार्य लंबे समय से कर रही हैं, जो आपके लिए पहले कार्य करते थे, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दो, उनसे कंटेंट बनवाने के लिए, उनसे कंटेंट डिसेमिनेशन के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट उनको देना आरंभ करो। फेक न्यूज़ पर बहुत ही कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उदाहरण बनाए जाने चाहिए। जिन्होंने अमित शाह का वीडियो, सोचिए आप, बीच कैंपेन में क्लिप करके चलाया होगा, वो कितने दुस्साहसी लोग होंगे, और वो वापस आकर के हंस रहे हैं, वापस आकर के वो लिख रहे हैं, वही स्पिरिट ऑफ कांग्रेस, वो सेम हैंडल, वो लिख रहा है कि अरे गजब, एक वीडियो ने तड़ीपार को बिलबिला दिया। इस तरह की बातें लिख रहे हैं। अमित शाह को तड़ीपार खुल्लम खुल्ला लिखा जा रहा है तो ठीक है, वो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको लिखना है लिखे, लेकिन तुम्हें डैमेज करके वो स्वीकार रहा है कि फेक न्यूज हमने फैलाया है और तुम्हारा पूरा तंत्र कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा है।
यही मनीष कश्यप 11 महीने NSA झेलता रहा। एक कार्टून बनाता है कोई, कितने दिन रख लेती है ममता बनर्जी अपने जेल में। कोई कुछ ऐसा बोलता है जिसका कोई लेना देना नहीं है एक कम्युनिटी से, पंजाब पुलिस बिहार में मेरे गांव पहुंच जाती है। आज तक FIR की कॉपी नहीं मिली मुझे। और आप जो है, अरे मैप देखो पूरा भगवा हो रहा है, भगवा भगवा भगवा, ये करे आप नाच रहे हैं और आपसे फेक न्यूज कंट्रोल नहीं होता है और आपको उसका स्पष्ट रूप से संकट जो है झेलना पड़ता है। उससे आपको क्षति होती है, आप स्वीकारें या ना स्वीकारें। आत्ममंथन होगा, अभी आ रही है, समाचार आते हैं सूत्रों के माध्यम से कि बैठ करके मीटिंग्स चल रही, इन सब पे चर्चा हो रही है, तो बढ़िया है। मेरे वीडियो का ये वाला हिस्सा जो काट करके देखा जाए तो मुझे लगता है कि पहले भी आप लोगों ने इस तरह से किया है तो ठीक है। मैं तो ये स्वतः प्रेरणा से करता हूँ ये काम, तो आप लोग को देखना है तो आप देख लीजिए इसको कैसे सुधारा जा सकता है। वॉशिंग मशीन जो है फेंक दीजिए, वो काम नहीं आ रहा है। वो इनफैक्ट आप ही लोगों को धो करके सुखा के प्रेस करके निकाल दिया, आपको आपका सारा निचोड़ लिया उन्होंने। और उसका क्या है स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए। उससे क्या होता है ऐसे वॉशिंग मशीन के कारण कि आप एक गलत अवधारणा के साथ चलते हैं कि इसका वोटर बेस जो है आपके साथ आ जाएगा, तो आप यह भूल कर रहे हैं कि वोट बेस जो होता है केवल व्यक्ति का नहीं होता है, सिंबल का भी होता है। संभव है कि जिस व्यक्ति को आपने कांग्रेस से लिया था वो कांग्रेस में था, इस कारण से भी उसका कुछ वोट रहा होगा। न केवल इससे कि वो अकेला ही निर्दलीय भी लड़ जाता, अगर निर्दलीय लड़ना था तो आप में आया क्यों? और जिस पार्टी के नेता को आप पिछले बार तक गाली दे रहे थे उसके लिए आपका कार्यकर्ता क्यों काम करेगा? तो ये वॉशिंग मशीन वाला सिस्टम जो काम नहीं आया, आपने 2 पार्टियों को तोड़ा। उससे मैं भी मतलब आश्वस्त था कि यार उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बर्बाद हो गई उसकी पार्टी। परसेंटेज वाइज देखें तो अभी भी शिंदे वाले गुट को ज़्यादा ही आए हैं सीटें परसेंटेज वाइज में, लेकिन फिर भी वो अपने बल पे उद्धव ठाकरे भी तो ले आया ना, 9 सांसद संभवतः, तो ये तो उसके लिए उपलब्धि है। एनसीपी में भी बातें हो रही, अजीत पवार रंग बिरंग के बयान दे रहा है, हो सकता है कि वो वापस मिल जाए। उससे भी आपको क्या फ़ायदा हुआ? सबको इस चुनाव ने महाराष्ट्र में ये बता दिया कि ये जो 5 पंचकोणीय मुकाबला हो रहा था उसमें अब अजीत पवार जैसे लोगों का तो कोई है नहीं, कुछ बचा नहीं है, वो वापस उसी में जाएगा। अब जो भी नेगोशिएशंस के इनके टर्म में जो भी ये देखा जाएगा, तो ये आपका जो है वो चला नहीं, मतलब ये बैकफायर एक तरह से किया है कि लोग जो है आपको अनफेयर मीन्स यूज करने वालों की तरह देख रहे हैं। अपने लोग, उन लोगों का पूरा कैंपेन ही अनफेयर मीन्स पे ही था, लेकिन वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मोदी को हमें हटाना है, तुम भ्रष्टाचारियों के साथ इकट्ठा हो जाओ, सब लोग इकट्ठा होकर के काम करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल इसको जो हटाना है मोदी को यहाँ से। तो वो वाली बात जो है मुझे यहाँ पे होती हुई दिखती है कि आपको उनसे थोड़ा सा सीख लेना होगा कि आपकी जनता कैसी, आपकी जनता क्या आपको अनफेयर मीन्स यूज करते हुए, आपको भ्रष्टाचारियों से सटते हुए देख करके अपनाती है कि नहीं, ये एक बात है। ऐसे कार्य मत कीजिए कि 5 को जोड़ने के चक्कर में 50 आपसे टूट जाए। इसमें बहुत सारे आपके ऐसे कार्य हैं, उसमें भ्रष्टाचारियों के साथ दिखना, उसमें वॉशिंग मशीन वाला हो गया, टर्न कोट्स को लेना, उसमें अपीजमेंट आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सांसदों को अपने क्षेत्रों में दिखने के लिए बोलिए, उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस करना आरंभ कीजिए, उनको फोर्सफुली हर महीने कम से कम 1-2 बार जो है अपने संसदीय क्षेत्र में भेजिए, देह दिखाने के लिए भेजिए। उसको बोलिए कि तुम कितने गांव इस बार भटक करके आए हो ये बताओ, क्योंकि सांसद यदि जाने लगे ना एक गांव में, 2-2 गांव में, 4-4 गांव, दिन में वो 10-20 गांव जो है एक बार में घूम सकते हैं, ये भी करने लगेंगे तो उसकी लोकल मीडिया में कवरेज होती है और लोगों को लगता है कि ये सांसद आता है,
काम कितना आप करवाते, काम तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी ही, आपको खाली बोलना, आश्वासन देना है कि हम ये करवाएंगे, और वो होगा भी, एक तरह से वो होगा। तो कम से कम विजिबिलिटी जो है सांसदों की होनी चाहिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस। यार हर जॉब में परफॉर्मेंस एनालिसिस है, सांसदों के जॉब में कि खाली आपने संसद भवन में कितनी बार आए, नहीं, उसके इतर वो कहाँ पे हैं, ऑफिस है ना एक संसद का, वो आदमी है कहाँ पे, उसको तो अपने संसदीय क्षेत्र में होना चाहिए, वो दिल्ली में क्या कर रहा है, इसकी एक एनालिसिस होनी चाहिए। नड्डा जी का जो गड्ढा है उसको सपाट कीजिए। क्या होता है कि ऐसे मीडियोकर या सबमिसिव लोगों को जब आप अध्यक्ष बना देते हैं, अब इस पे आता है एक लॉजिक कि इसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हमने पहले भी चुनाव जीते, नहीं जीते। इस तरह के फैक्टर्स उन चुनाव में नहीं थे जो अभी दिखे हैं, जिस फैक्टर को आपका अध्यक्ष पढ़ नहीं पाया। जब हम लोग नहीं पढ़ पाए तो उनका कितना मति है वो तो हम जानते ही हैं। नड्डा जी जो है मतलब सबमिसिव और मीडियोकर आदमी तो हैं ही, सबमिसिव लोगों से एक क्षति होती है। आपको मज़ा तो आता रहेगा कि अरे अध्यक्ष मेरे कहने में है, वो स्वतंत्र नहीं है, हम उसको जो बोलेंगे वो करेगा, बढ़िया है। लेकिन ऐसे लोग जो है ना अपनी मीडियोक्रिटी के कारण आपको भी खींच लेते हैं, आपको भी डुबाते हैं, जो इस चुनाव में होता हुआ दिखा है। अब क्या है कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष है, उसको कहीं देने जाना होगा इंटरव्यू, वो बोल रहा है भाजपा भगवा नहीं है, तो क्या हो तुम, सब्ज झंडा हो चांद तारा वाला, क्या हो तुम, तुम्हारी आइडेंटिटी भगवा है। वेदर यू वांट इट टुडे और नॉट, इट इज योर आइडेंटिटी, तुम्हारा बीज है भगवा, वहीं से तुम ऊपर उठे हो और वहीं से नड्डा के गले में ये कमल वाला फटका आया है। तुम कैसे कह रहे हो कि भगवा जो है भाजपा की पहचान नहीं, एकमात्र पहचान है तुम्हारी, और उसी के कारण लोग वोट देते हैं। दे दिया डेवलपमेंट को वोट, किया ना इतना काम, मिला वोट क्या, नहीं मिला। तो इस कारण से ये बकैती करना जो है बंद करो। क्या क्या बयान इस आदमी ने नहीं दिया, काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है, तुम्हारे एजेंडे में नहीं होगा, हिंदुओं के एजेंडे में है। घोषणा पत्र में मत लिखो, ठीक है, पूछा जाए तो बोलो कि हम इस पे सोच रहे हैं, चुप हो जाओ। पहले प्री चैट में जो सवाल आए तो बोल दो कि भाई इस पे हमको मत पूछना। ये क्या कि तुम उसके एंटी हो जा रहे कि अरे तो काशी मथुरा भाजपा के एजेंडे में अध्यक्ष बोल रहा है, और इसको वामपंथी जो है ट्विस्ट करके चलाते हैं, और फिर जो आपके समर्थक हैं उनको गालियां भी देते हैं। जैसे अयोध्या हारने के बाद हमें कहा जा रहा है कि तुमने मंदिर बनाया, वहीं के लोगों ने तुम्हें नकार दिया। क्या वास्तव में वहीं के लोगों ने नकारा है? साधु महाराज का एक चल रहा है बयान, वो रोते हुए, उनका तो ठीक है, वो तो बेचारे भावुक होंगे ही, उनका तो बनता है। लेकिन तुम लोग जो कह रहे हो कि नहीं माला लेकर के जाना और प्रसाद घर से लेकर के जाना, सच में अपने भाजपा नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहोगे, नगर निगम में जो धांधली हो रही है उस पर कुछ नहीं कहोगे, भूमि अधिग्रहण में धांधली हो उस पर कुछ नहीं कहोगे, भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर कुछ नहीं कहोगे। हजारों लोगों को डिस्प्लेस किया गया, तब तो हमने कहा कि ठीक है भाई ये कॉरिडोर बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो नेचुरल है, होगा ही। लेकिन उस वक्त नहीं बताया गया, या पता नहीं चला, या मैकेनिज्म्स उस तरह के नहीं थे, या जो भी लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे थे उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इन लोगों को मुआवजा भी ढंग से नहीं मिला है, उसको एकदम से ही नकार दोगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जो भी है, तो ये इस तरह के नड्डा जैसा, नड्डा बोलते हैं गड्ढा ही निकलता है मुंह से, ये स्थिति होगी है बाय डिफॉल्ट। ऐसे लोगों को ऐसे भी जून में कार्यकाल समाप्त, इसका कार्यकाल बढ़ाया क्यों, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है ऐसे लोगों का। तो फिर है भाजपा का है, शीर्ष नेतृत्व का इस तरह से रहा है कि जो लोग नकारे होते हैं इनको ये पुश करते हैं। मनोहर लाल खट्टर, जिनके कारण ये स्थिति अभी हरियाणा में हुई। नूह में दंगा हुआ, हम लोगों ने कहा 2 सोमवार हैं, मुख्यमंत्री को उन्हीं क्षेत्रों से एक शोभा यात्रा निकालनी चाहिए, स्वयं कलश लेके जाइए, और उसका पैरेलल भी दिया। ऐसा नहीं कि अजीत भारती अपने घर में बैठ के इस तरह की मन की बातें कर रहे हैं, नहीं, पैरेलल दिया हमने। शिवराज सिंह चौहान ने
उज्जैन के महाकाल पे जब थूक फेंका था मुसलमानों ने, अगले सोमवार को वो अपनी पत्नी के साथ निकल गए थे जलांजलि देने के लिए। हमने कहा कि नूह में इस तरह से हुआ है, 6 लोगों की हत्या हुई, उसमें दिख रहा है कि मुसलमानों ने ये सब किया हुआ है। कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ, हमारे मतलब जान पहचान के लोग। उन्होंने कहा कि नहीं यार, लोग जो है ना जल्दी भूल जाते हैं, भूल जाएंगे दंगे। हम जो है जब चुनाव होगा ना, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय में एक इस तरह से रैली करेंगे और बोल देंगे और लोग जो है जनता गजब से देखते हैं हम विधानसभा चुनाव में क्या होता है। आपके पास बहुत बढ़िया मौका था और केवल नूह में शोभा यात्रा निकालने से केवल नूह पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसका इम्पैक्ट सर्वव्याप्त होता है। हर जगह का हिंदू कहता है अरे यार भाजपा ने ये किया, यार भाजपा हिंदुओं के साथ खड़ी है। तो आपने अबेंडन किया हिंदुओं को एट फर्स्ट इंस्टेंस। तो ऐसे लोगों को, मीडियोकर लोगों को, ठीक है आप अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो मीडियोक्रिटी वाली या औसत दर्जे के जो निर्णय लिए जाते हैं, उसका खामियाजा आपके 240 में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इस तरह की संस्थाओं को जो आपने उनकी उपेक्षा की, आपको लगा विश्व की आप सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे, और आप यह भूल गए कि जिन लोगों ने आपकी नींव में ये पत्थर लगाए थे उनका भी योगदान है। वो आज भी नींव को ही सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। आपने उनकी पूरी तरह से उपेक्षा ही नहीं की, आपने इंश्योर किया ये संस्थाएं पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाए। नड्डा जी का बयान आता है, हम तो स्वतः सक्षम हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो फिर नहीं दिखे, आरएसएस के लोग नहीं दिखे आपको चुनाव के दौरान, वीएचपी के लोग नहीं थे, बजरंग दल वाले जो है जो स्वयं कार्य करते थे अपनी प्रेरणा से, जो स्वयं सेवक हुआ करते थे, उन्होंने आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, आप रहें कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं है सपोर्ट की, बढ़िया है, लेकिन उनकी भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आपका बूथ मैनेजमेंट भी जो कोर एरिया आपका हुआ करता था, पन्ना प्रमुख हुआ करते थे, वो सब भी इस बार नहीं हुआ। तो फिर भाई खाली नरेंद्र मोदी की रैलियों से 240 ही आएंगे, ये भी बात मान लीजिए। और इस खंड का अंतिम बिंदु जो है वो है, जो बहुत सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब पे और ट्विटर पे भी लिखा कि मोदी जी की ये बात कि हम 4.5 साल कार्य करेंगे और 6 महीने राजनीति करेंगे, इसको बदल करके अब उनको 5 साल हम कार्य भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे। ये आपको अपना समय जो है निकालना पड़ेगा, मैसेजिंग उसी तरह से रखनी पड़ेगी। हालांकि फिर ये आ जाएगा क्या आप मोदी जी से ज़्यादा जानते हैं, तो ऑब्वियसली हम नहीं जानते हैं ज़्यादा, फिर भी कहने की स्वतंत्रता है, वीडियो बना सकते हैं तो हम बना रहे हैं। आपको यह मानना होगा कि विकास का कार्य जो है ना, वो सूखे भोजन की भांति है, वो सूखी रोटी है जो एसेंशियल है देह के लिए। वो फाइबर नहीं जाएगा हमारे देह में तो हमारा विकास, मतलब दैहिक विकास नहीं होगा। विकास वही सूखी रोटी है। लेकिन भोजन का रस जो आता है वो घी से आता है, या उसके साथ जो सब्जी है या बाकी की चीज़ें हैं उससे, वो होते हैं भावनात्मक मुद्दे राजनीति के संदर्भ में। तो केवल आप सूखी रोटी खिलाएंगे तो उससे देह की जो रिक्वायरमेंट है भौतिक, वो तो होती रहेगी, लेकिन मन कभी नहीं भरता है। यही इस बार के वोटर्स के साथ हुआ है। काशी मथुरा हमारे उसमें नहीं है, फलाना हमारे उसमें नहीं है, ये तोड़ दो, वो बना दो। केवल विकास के नाम पे मैं भी आश्वस्त था, और लोगों ने, ऐसा नहीं है कि भाजपा का कोर वोटर बैंक खिसक गया है, नहीं, उन लोगों ने ही वोट दिया है भाजपा को, कोर वोटर बैंक खिसका नहीं है। जो आप जोड़ सकते थे इन भावनात्मक मुद्दों से, विषयों से, या जिनके घरों के लोग जो पहले आकर के वोट देते थे इस बार निकले नहीं, वैसे लोगों के लिए भावनात्मक विषय मुझे लगता है कि अत्यावश्यक थे। आपको इन विषयों पे लगातार बोलना चाहिए था। कन्हैया लाल पे आपने नहीं बोला, उमेश कोल्हे पे नहीं बोला, सरतन से जुदा पे आज तक
हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस पर एक सशक्त कानून बनना चाहिए। जो भी इस तरह के नारे लगाता है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, उस पर राइटिंग का चार्ज लगना चाहिए, ये सारा लगना चाहिए। इस पर कुछ नहीं किया गया। वक्फ एक्ट पे आपने कुछ नहीं बोला, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे आपने कुछ नहीं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे तो मुझे लगता है कि 8-10 एक्सटेंशन मांग चुकी है ये सरकार। इनके वकील जाते नहीं रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। क्या मंशा है आपकी? आप क्या हर चुनाव से पहले एक मुद्दा सॉल्व करके आएंगे? अब लोगों का पेशेंस वो नहीं रहा कि 30 साल तक राम मंदिर मूवमेंट चल रहा है और उसके बाद फिर कोर्ट। अब नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब लोगों को पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि नहीं। तो इन भावनात्मक मुद्दों का प्रयोग मुझे लगता है कि अब लगातार करना होगा। और यदि आपको शबाना आजमी के पैर टूटने से चोट पहुंचती है तो आपको गौरक्षकों की हत्या से भी चोट पहुंचनी चाहिए, आपको नीरज प्रजापति की भी हत्या से चोट पहुंचनी चाहिए, आपको हर उस हिंदू कार्यकर्ता की हत्या से चोट पहुंचनी चाहिए। आप पीएमओ के हैंडल से मत लिखिए मोदी जी, लेकिन नरेंद्र मोदी हैंडल से तो उस पर आपको लिखना चाहिए। अमित शाह के निजी हैंडल से तो उस पर बात होनी चाहिए। ये सब जो है लुप्त था, और इस पे ये सब अगर सॉर्ट आउट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर जो है 2029 का 2027 में मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत ही अधिक ट्रबलिंग होगा। तो ये है मेरा पूरा आकलन। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए आभारी हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, ताकि अधिकाधिक लोगों तक ये सारी बातें पहुँचे और उन लोगों तक पहुँचे जो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि ये हुआ क्या, कैसे वो ठगे गए हैं एक तरह से अपनी ही पार्टी के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा। नमस्कार।